वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज 23 लेक्चर है उसका, और इससे पहले जस्ट अगर आप 2 लेक्चर रिवाइंड करें तो वहाँ पर आप पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म को हमने स्टार्ट किया हुआ था। पहला जो था वो था रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन था, और उसके साथ उसके अंदर हमने बताया था बॉन्ड फ्यूजन के बारे में, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसके जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर आपका था वहाँ था सबस्ट्रेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है रिएक्शन में, तो उसका बॉन्ड फ्यूजन होता है, और इंटरमीडिएट स्पीसीज कार्बोनियम आयन, कार्बो एन आयन, कार्बिन एंड फ्री रेडिकल, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब बच्चों जब कोई रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक अभिक्रिया ले रहा हूँ, जैसे कि आपका एथिल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन मैं KOH के साथ करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा ना इसका भी बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो इस तरह से हो गया CH3CH2 प्लस आ गया, और Br पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होने के कारण कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड टूटेगा, तो ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर माइनस चार्ज आता है और कार्बोनियम आयन बन जाता है। अब ये आपका KOH है, ये भी आपका इसी तरीके से ब्रेक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, और ये हो गया। अब इसके प्लस पर कौन अटैक करने वाला, माइनस। तो बच्चों यहाँ पर जो प्लस है इसका जो बिहेव होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीसीज है, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और OH के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसका मतलब ये कहलाएगा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। ये रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है और ये इसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इन्हीं रिएजेंट्स के ब्रेकिंग पर और रिएजेंट के टाइप्स पर। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। तो आज आपको समझना है इलेक्ट्रोफिलिक कौन होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक कौन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकिंग और उससे बनने वाली इंटरमीडिएट स्पीसीज अगर आप प्राप्त कर लेते हो, इसी तरीके से अगर आप रिएजेंट को तोड़कर उसकी स्पीसीज प्राप्त हो जाती है, तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हेल्ड हो जाती है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि आप रिएक्शन करा पाते हैं आसानी से, ठीक है बच्चों। तो आज का पॉइंट है रिएजेंट और रिएजेंट्स के टाइप्स और उनमें डिफरेंस के बारे में। तो रिएजेंट आपके जनरली मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, या तो वह इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखेगा या वह इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखेगा। जब देने की नेचर रखता है तो वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, ठीक है ना, और जब लेने की यानी इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करता है तो वह इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। तो रिएजेंट के प्रकार कितने हो जाएंगे, तो आज का टॉपिक है आपका रिएजेंट टाइप्स। 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको जनरली हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और इसी से बच्चों मैकेनिज्म होती है इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एडिशनल, ये सारी चीज़ें वहीं से आने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, और दूसरा पार्ट है इसका जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। मैं इन दोनों को समझा भी रहा हूं और इनमें डिफरेंस दोनों साथ साथ करने वाले हैं हम। तो मैंने एक तरफ नाभिक स्नेही और एक तरफ इलेक्ट्रॉन स्नेही, आपके पास ये 2 कॉलम मैंने आपको बना दिए हैं। अब बात करते हैं पहली, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं। तो वे सारे ही रिएजेंट या स्पीसीज जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगी। यानी कि वे स्पीसीज या प्रजातियां जो अभिक्रिया में, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करें, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली। और दूसरा वे स्पीसीज जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखें। इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखने वाली सभी रिएजेंट या स्पीसीज क्या कहलाएगी, आपकी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक के होते हैं, ठीक है। अब कौन होंगे, तो पहला तो हो गया आपका डेफिनेशन के बारे में। अब सेकंड है कि कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज, ये सभी पॉजिटिव आयन,
इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एन यू माइनस का मतलब हो जाता है आपका नाभिक स्नेही। इसको मैं कह सकता हूँ इली प्लस, और ये हो जाएंगे आपके एन यू माइनस, जिनके पास पेयर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आ जाएगा सभी नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफिलिक होंगे, क्योंकि नेगेटिव जब आता है तो वह किसी से इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तभी उस पर माइनस चार्ज आता है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही के, जैसे आपका के प्लस हो गया, एन ए प्लस हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आर प्लस, आर का मतलब समझ गया आप, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, यानी कि कार्बन का मूलक है, रेडिकल एल्किल, तो आर प्लस हो गया, आर सी ओ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच प्लस हो सकता है। तो जितने भी आपके धनायन हो, ठीक है, NO2 प्लस, SO3H प्लस, X प्लस, ये जितने भी है आपके क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और समस्त ऋणायन जैसे कि OH माइनस, X माइनस, HSO4 माइनस, R माइनस, NO2 माइनस, ये जितने भी आपके सारे क्या कहलाने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक। पहली पहचान तो ये, आइडेंटिफिकेशन ये है कि धनायन अगर है तो वह आपका क्या कहलाएगा, सारा ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और नेगेटिव आयन है तो वह क्या कहलाएगा आपका नाभिक्स नहीं। ओके बच्चों, तीसरी जो इनमें डिफरेंस है वो है ये इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून यानी कि अष्टक न्यून जिसको कह सकते हैं, अष्टक न्यून। उदासीन यौगिक भी सारे क्या कहलाएंगे, उदासीन यौगिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाते हैं, जैसे BF3, AlCl3, ये सब अष्टक न्यून कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा डी वर्ग के साल्ट, डी वर्ग के लवण जितने भी हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि ZnCl2, AgCl, FeBr3, ये। और इधर जिनके पास लोन पेयर होता है ये इलेक्ट्रॉन अधिक या रिच होते हैं, अधिक यौगिक, चाहे वो न्यूट्रल होंगे, जिनके पास Lp प्रेजेंट हो। Lp का मतलब लोन पेयर है ना, अबंधी युग्म प्रेजेंट आउटर सेल में, जैसे कि अमोनिया, H2O, इनके पास लोन पेयर पड़ा है। ठीक है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से आपका ROR, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो न्यूट्रल स्पीसीज होगी पर इनके पास क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो वो सारे ही क्या कहलाएंगे आपके। और भी है PCl3 जैसे है, ये आपके क्या कहलाएंगे, नाभिक्स नहीं स्पीसीज कहलाती है। अगला जो डिफरेंस है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक, जैसे आपका एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है ना, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गया, सब में डबल बॉन्ड है ना भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डबल बॉन्ड है इनमें। और इसमें आ जाएगा आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, जो संतृप्त होते हैं, जिसमें आपका एल्केन इसी में आएगा। ठीक है, अल्कोहल हो गया। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं आपके, इस कैटेगरी में चले जाएंगे। ईथर वगैरह जो भी है वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, नाभिक्स नहीं कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं बड़ा इजीली आइडेंटिफिकेशन। अधिकांश आप जब किसी रिएजेंट को तोड़ोगे तो प्लस और माइनस चार्ज होगा, और प्लस और माइनस चार्ज होगा तो उससे आप प्लस को इलेक्ट्रॉन्स नहीं और इसको क्या मानोगे, नाभिक्स नहीं। फिर रिएक्टेंट के ऊपर जो प्लस माइनस आता है उस पर अपोजिट चार्ज पर आप रिएक्ट कराते हो और प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं में मेजर डिफरेंस है। ओके बच्चों,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूं जहां पर इंपॉर्टेंट जितने भी रिएजेंट हैं उनको तोड़ा गया है कि किस तरह से ब्रेक होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के रूप में आपका व्यवहार करेंगे रिएक्शन के अंदर। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप उन टेबल्स को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि सारे ही रिएजेंट अकार्बनिक हो यानी इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जो आने वाले आपके इनऑर्गेनिक रिएजेंट हैं उन सबको मैं एक ही टेबल में आपको ब्रेक करके बता रहा हूं, जो जनरल ब्रेकिंग होती है और कुछ कंडीशन होने पर यानी कि किसी की प्रेजेंस होने पर उनकी ब्रेकिंग किस तरह से होती है। अगर आप उस चीज़ को तैयार कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन बड़ी आसानी से आप हैंडल करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो जब ब्रेक होते हैं तो उनका कुछ पार्ट नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो आपको कोई भी रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट को ब्रेक करना और रिएजेंट को ब्रेक करना आना ज़रूरी है। जब आप किसी रिएजेंट को ब्रेक कर देते हो, रिएक्टेंट को भी ब्रेक कर देते हो, तो फिर चार्ज के आधार पर आप क्या कर सकते हो, ईजिली प्रोडक्ट बना सकते हो। तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जैसे हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण करना, किसी के अंदर हेलोजन को प्लस जोड़ना है, तो अगर कार्बन पर प्लस है तो हेलोजन आपको किस में चाहिए, माइनस में। कार्बन पर यदि टूटकर माइनस आ रहा है तो हेलोजन किस में चाहिए आपको, प्लस में। कार्बन यदि फ्री रेडिकल के रूप में है तो हेलोजन भी किस में चाहिए आपको, फ्री रेडिकल के रूप में। तो आपको कंप्लीटली किसी भी रिएजेंट में प्लस माइनस या फ्री रेडिकल के रूप में वो कैसे प्राप्त किया जा सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है सारी इसी पर बेस होगी, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। जैसे पहला X2 रिएजेंट लिया जाए, हेलोजन, Cl2, Br2, X का मतलब समझ गए ना, सारी हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये आपकी हेलोजन्स होती है। तो इनके ब्रेकिंग किस तरह से होगी, यदि हेलोजन लाइट की प्रेजेंस में है, नॉन पोलर मीडियम में है, तो वहाँ पर आपको हेलोजन के फ्री रेडिकल मिलेंगे, X फ्री रेडिकल, दूसरा भी आपको X फ्री रेडिकल के रूप में। और यदि हेलोजन है और वहाँ पर लुईस एसिड है कोई, ठीक है, जैसे AlCl3, AlBr3, BF3, ये लुईस एसिड्स होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, जिनके कि अष्टक न्यून होते हैं, उनकी प्रेजेंस में है तो वहाँ पर आपको X प्लस के रूप में मिलेगा, हेलोजन धनायन के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। सेकंड चीज़, अगर आप HX यानी कि HCl, HBr वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर HX का वियोजन होता है तो सिंपल H में और X माइनस में। तो आप देखें दोनों स्थितियों पर X यहाँ पर फ्री रेडिकल के रूप में भी मिल सकता है आपको, X माइनस के रूप में भी आप ला सकते हैं और X प्लस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब रिएक्टेंट अगर कार्बन पर प्लस आता है तो आपको माइनस चाहिए। अगर उस कार्बनिक यौगिक को तोड़ने के बाद कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, तो आप उसमें प्लस को ऐड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगला जो है सल्फोनीकरण के लिए, सल्फ्यूरीकरण के लिए, सल्फोनेशन जिसको कहा जाता है, H2SO4। H2SO4 का जनरल जो होता है H और SO4, HSO4 माइनस में, ये जनरल ब्रेकिंग होगी इसकी, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और H प्लस आयन मिल जाएगा। जबकि लुईस एसिड की उपस्थिति में H2SO4 को यदि आप किसी अम्ल की उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में है या H2SO7 ले रखा है, तो वहाँ हम सल्फ्यूरीकरण जब अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं तब सारी चीज़ें आएगी। लेकिन जब एसिड की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्शन करवाई जाए तो ये आपको SO3H सल्फोनीकरण के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो सल्फोनिक एसिड बना आपको प्राप्त हो जाएगा, तो SO3H प्लस आयन मिलेगा जो इसका अपोजिट है। यहाँ पर ये नाभिक स्नेही की तरह टूट रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह टूटेगा, जो स्पीसीज मिलेगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। इसी तरह से HNO3 सिंपल ब्रेकिंग H प्लस और NO3 माइनस में है, जबकि इसकी दूसरी तरफ से ब्रेकिंग की जाए यदि किसी अम्ल की उपस्थिति में है, नाइट्रीकरण जब करवाया जाएगा तो कई तरह के वहाँ पर आपको प्रोसेस मिलेंगे जिनको नाइट्रीकरण मिक्सचर कहा जाता है। तो HNO3 को जब आप अम्ल की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको NO2 प्लस मिलेगा, NO2 प्लस मिल गया। इसी तरह से अगर आप HNO2 को तोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको NO2 माइनस मिलेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें आप, NO2 नाइट्राइट और नाइट्रो दो रूप में होता है, तो यहाँ पर आपका HNO2 जो टूटेगा वो नाइट्राइट के रूप में होगा, ऊपर माइनस चार्ज होगा। फिर N2O4 को यदि लाइट की उपस्थिति में या नॉन पोलर में तोड़ा जाए तो ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल मिलेगा NO2 प्लस में आ चुका है, माइनस में आ चुका है और फ्री रेडिकल के रूप में भी आ चुका है।
AgNO2 डी वर्ग और S वर्ग के जो नाइट्राइड या साइनाइड होते हैं वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ये मतलब माइनस चार्ज जो होता है वो अलग अलग एटम पर होता है। जैसे AgNO2 के अंदर अगर डी वर्ग के साथ है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। डी वर्ग के साथ आप पढ़ोगे डी वर्ग की जो विशेषता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन पर माइनस रहेगा और ये नाइट्रो होगा, ये आपका क्या होगा, नाइट्रो। और यदि KNO2 NaNO2 S वर्ग के अगर नाइट्राइड हैं तो वहाँ पर आपको ये नाइट्राइड ही मिलेगा, O पर माइनस मिलेगा और इसको हम नाइट्राइड ही कहेंगे। इसी तरह से साइनाइड के केस में AgCN को अगर ब्रेक किया जाए D के साथ तो यहाँ पर आपको आइसोसाइनाइड मिलने वाला है N, और अगर KCN को तोड़ा जाए तो ये आपका K+ और CN साइनाइड आयन के रूप में मिलेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज इस सिरे से जुड़ेगा जबकि ये कार्बन से जुड़ने वाला है। तो यहाँ साइनाइड मिलेगा, यहाँ पर आइसोसाइनाइड मिलता है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में शामिल है, कई बार आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछी हुई है। ओके बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करूंगा मैं इसी तरह से रिएजेंट जो है कार्बनिक रिएजेंट के बारे में बात करने वाला हूं मैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ कार्बनिक रिएजेंट जो है जो रिएक्शन में आपको नज़र आएंगे। पहला RX जैसे आपका एज ए रिएजेंट अगर है, किसी के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये हमेशा एक ही तरीके से टूटता है R+, और क्योंकि विद्युत ऋणी X होता है तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, यानी कि आपको एल्किल आयन प्राप्त हो जाएगा कार्बोनियम आयन की तरह। ROH ये ड्यूल नेचर का होता है, H भी जा सकता है और O भी जा सकता है। तो जनरली ये देखा गया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएजेंट के साथ अगर ये आता है तो वहाँ पर R+ मिलता है, और अगर ऑर्गेनिक के साथ आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ROH की रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर ये RO- में ब्रेक होता है, H+ देता है। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है ये। तो जनरली ROH का जो टूटना होता है RO- में और H+ में, ठीक है ना। और अगर ये एसिड की प्रेजेंस में है, एसिडिक मीडियम है, तो वहाँ पर ये R+ देगा और OH- में टूटेगा। इसी तरह से ईथर जो आपका है ROR, एक R चला जाता है, एक OR रह जाता है, इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी भी जगह। यहाँ पर दोनों R के डिफरेंस के आधार पर एक इंपॉर्टेंट रूल वहाँ पढ़ेंगे ब्रेकिंग के लिए केवल, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको एक जिसेल मेथड आएगा उस जगह पर आपको यहाँ पर और डीपली पता चलेगा। फिलहाल आप ध्यान रखें कि RO- में और R+ में टूट जाता है, और अगर मेटल की प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर ये फ्री रेडिकल के रूप में आपको ब्रेक मिलेगा। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है और आपका कार्बोक्सिलेट आयन देगा COO- और इसके पास पेयर होगा जो कि बॉन्ड से लेके आया है। और एसिडिक मीडियम में अगर तोड़ा जाए इसको लोइस अम्लों की उपस्थिति में तो ये RCO+ और आपका क्या देगा, OH- देगा। इसी तरह से एसिड के डेरिवेटिव Z की जगह जैसे OR रखता हूँ मैं तो एस्टर बन जाता है, OCOR रखता हूँ तो एनहाइड्राइड बन जाता है, X रखा जाता है तो एसिल हैलाइड बन जाता है, और NH2 रखा जाता है तो ये अमाइड बन जाता है। यहाँ पर ब्रेकिंग जो होती है लुईस अम्ली की उपस्थिति में करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है जिसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक सामान्य चीज़ बता रहा हूँ मैं कि आपको किस तरह से ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक क्यों होता है, इसके रीज़न क्या होते हैं, वो हम इसकी डीप मैकेनिज्म जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें आएगी। तो यहाँ पर Z+ में Z- में और RCO पर क्या जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन Z लेके चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कब, जब लुईस एसिड उपस्थित हो। और ग्रीनियर रिएजेंट जो है कार्ब धात्विक हैलाइड, यहाँ पर R चूंकि मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो R पर माइनस आ जाएगा और MgX+ में टूट जाएगा। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट जितने रिएजेंट आपकी रिएक्शन में नजर आएंगे उनकी मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ से आप इसको ब्रेक करके बड़ी आसानी से आप उन रिएक्शनों को पूरा कर सकेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ आज आपने देखा क्या रिएजेंट क्या होते हैं और उनका टूटना कैसे होता है। और रिएक्टेंट के बारे में मैंने बताया कि रिएक्टेंट में होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिजन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है तो वहाँ पर कार्बोनियम आयन यानी कि इस तरह की इंटरमीडिएट स्पीशीज प्राप्त होती है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा इन सभी की स्टेबिलिटी के ऊपर देखना हमें। मैंने उस वहाँ पर भी बताया था आपको कार्बोनियम की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि उस ग्रुप से जुड़ने वाले अन्य जो आपके एलिमेंट या ग्रुप है उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट जो रहेगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होगा। तो वहाँ हम डीपली इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उनकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो वहाँ एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि कई सारे रीजनिंग आपके यही सोल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ रिएजेंट। थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।